Everybody, here is Yogendra Dutt Sharma from Saraswati Shishu Mandir Inter College, Keshapuri, Muzaffarnagar. I am in front of you with the topic of correct form of the verb. How to fill correct form of the verb in a sentence. आप एक किसी वाक्य में सही प्रकार से वर्ब को प्रयोग कैसे करेंगे, आज इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्या भारती मुजफ्फरनगर को, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा आज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें आज हम इंडेफिनिट को उसके तीनों टेंसों में, पहले प्रेजेंट, उसके बाद में पास्ट, उसके बाद में फ्यूचर, तीनों टेंसों में आज इंडेफिनिट की जो वर्ब की जो फॉर्म है उसको भरने को सीखेंगे। सबसे पहले हमने शुरुआत की है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सबसे पहले जान लें। हिंदी में यदि इसको पहचान करनी है तो ता है, ती है, ते हैं, ऐसा हम पढ़ते आ रहे थे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की सही यदि हिंदी निकालें, प्रेजेंट यानी वर्तमान, इंडेफिनिट यानी अनिश्चितता, यानी वर्तमान में यदि अनिश्चितता पाई जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ता है, ती है, ते हैं, तो पहचान लगातार आती जा रही है। इसमें यदि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। डज का प्रयोग सिंगुलर और डू का प्रयोग प्लूरल में करते हैं। अर्थात डज का प्रयोग जहां सब्जेक्ट एक वचन का होता है और डू का प्रयोग जहां सब्जेक्ट बहुवचन का होता है वहां प्रयोग करते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे तभी आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सही प्रकार से सीख पाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो मेन वर्ब है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस, यानी वर्ब में एस और यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है उसमें एस और यस का प्रयोग। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन का है तथा वाक्य इंडेफिनिट है तथा वाक्य अफर्मेटिव है, वाक्य अफर्मेटिव है आपका, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस तभी लगाना है जब सब्जेक्ट आपका एक वचन हो, और सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, उसमें एस और यस का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने ये जाना, हेल्पिंग और डू या डज, डज सिंगुलर, डू प्लूरल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस। जब आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट एक वचन का होगा जब एस और यस का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में भी एक नियम आता है, यदि क्रिया का जो अंतिम अक्षर होता है ओ, एक्स, एस एस, एस एच, सी एच, यदि ये लेटर्स यदि क्रिया के अंत में हो तो यस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा एस का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको समझना। यदि सब्जेक्ट बहुवचन का है, प्लूरल है, तो आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आते हैं, लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सीखना है। अब मेन थीम होता है एडवर्ब। When you are filling the correct form of the verb in a sentence, you want to, तो सबसे पहले आप एडवर्ब का यूज़ देखेंगे कि वाक्य में एडवर्ब कौन सा यूज़ हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ देखेंगे, जैसे डेली, एवरी, नेवर, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, शेल्डम, एवरीडे, ऑफन, अप टू नाउ, वंस ए वीक। इस प्रकार से यदि ये एडवर्ब आते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही आप वाक्य में उसकी वर्ब की फॉर्म इस प्रकार से यूज़ करेंगे। उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में जो सांसारिक सत्य है, द सन राइज इन द ईस्ट, आपने यूज़ किया सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में, द सन राइज इन द ईस्ट। जनरल ट्रूथ में आपने यूज़ किया जो सामान्य सत्य है, द मून शाइन्स इन द नाइट, सामान्य सत्य है आपके। हैबिचुअल एक्शन, द हॉर्स ईट्स द ग्रास, द हॉर्स ईट्स द ग्रास हैबिचुअल एक्शन में आता है। साइंटिफिक फैक्ट्स में वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
इस प्रकार से मतलब हर एक का मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है हर एक टॉपिक को। यदि वो सामान्य यूनिवर्सल ट्रुथ है यानी सांसारिक सत्य है, ऐसा सत्य जो झुटलाया ना जा सके। जनरल ट्रुथ वही सत्य जो झुटलाया ना जा सके। हैबिचुअल एक्शन जो सामान्य जो एक्शन होते हैं, द हॉर्स ईट्स द ग्रास। साइंटिफिक फैक्ट्स जो विज्ञान के नियम हैं, द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में ये सामान्य ये शब्द जो है एडवर्ब के रूप में आपके यूज़ हुए, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस नियम को अप्लाई कर दिया जो मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद में यदि आप सामान्य बातें करते हैं तो इफ़, यदि वाक्य इफ़ से शुरू हुआ, ये कौन सा वाक्य होता है? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। इफ ही कम्स टू मी, यहाँ कॉमा आता है, आई शैल टीच हिम। यदि वह मेरे पास आता है, आएगा, हिंदी में हम बोलते हैं यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। नहीं, इसके साथ कंडीशनल सेंटेंस में आप जो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, वो ही कम्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुवचन का सब्जेक्ट होता तो आपने एस और यस नहीं लगाना था। ये आप नॉर्मली बात करते हैं, जैसे आप डेली का यूज़ करके देखें, ही कम्स टू मी डेली। ये डेली का यूज़ यानी डेली का एडवर्ब करने के बाद में सेंटेंस का यूज़ हुआ। मतलब वर्ब की फिलिंग अभी मैं उदाहरण देके भी बताऊंगा, उदाहरण कैसे बढ़ने होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद में ये समझ लीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस के बाद में प्रोवर्ब जो कहावतें होती हैं, कहावतें सत्य होती हैं, जैसे ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी इस प्रकार से यदि आप सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ आपका आ जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ध्यान रखते हुए इस प्रकार से वाक्यों को बनाएंगे। मैं इसको उदाहरण के साथ साथ आपको और समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे पहला एग्जाम्पल है, मदर ऑलवेज, माई मदर ऑलवेज टू हरिद्वार। उसके बाद में इन समर। गो क्रिया भरनी है हमें इसमें, गो ब्रैकेट में दे दिया। माई मदर सिंगुलर है, ऑलवेज यहाँ एडवर्ब है। ऑलवेज ने शो किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब को भरना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के लिए आपने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, गोज। ओ की वजह से आपने ईएस का यूज़ कर दिया क्योंकि अंतिम अक्षर जो क्रिया का है वो ओ है। सेकंड एग्जाम्पल से और समझेंगे ध्यान से बहुत। द मून इन द नाइट, ब्रैकेट में क्रिया दे दी आपको शाइन। अर्थात मून सिंगुलर है तथा वाक्य जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है, जनरल ट्रुथ में आता है, तो आपने यूज़ किया SHINES, शाइन्स। इस प्रकार से इसको समझा आपने, ध्यान से बहुत समझेंगे। जो मैंने कहा, जो मैंने ऊपर करके बताया था, जो आपने देख लिया होगा, देख रहे होंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सामान्य जो सत्य होता है। एक एग्जाम्पल ऑफ, इफ यू टू मी कॉमा आई शैल हेल्प यू कम। वही कंडीशनल सेंटेंस में आता है। इफ से वाक्य की शुरुआत है, मेन क्लोज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में बनी हुई है, तो यहाँ प्रेजेंट का यूज़ करेंगे आप कम, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका बहुवचन में है तो एस और यस का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे।
एक एग्जाम्पल से और समझेंगे आप। यदि कंजक्शन वहन से शुरू है वाक्य तो भी कंडीशनल सेंटेंस में यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वाक्य आ जाता है आई शैल लीव द क्लास। जब घंटी बजती है, रिंग्स, बैल सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्रिया में एस का प्रयोग कर दिया आपने। आई शैल लीव मेन क्लॉज आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गई। एक एग्जाम्पल और इसका, और ढंग से ध्यान से समझ जाएंगे। माई अंकल ऑफन a lot स्मोक, आपके पास क्रिया है स्मोक, इसमें माई अंकल ऑफन, ऑफन जो एडवर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसके साथ यूज होता है। माई अंकल सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगल सब्जेक्ट है, क्रिया इसके साथ में एस और एस के साथ में यूज होगी स्मोक्स। माई अंकल ऑफन स्मोक्स अ लॉट। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपने सीख लिया होगा, समझ गए होंगे आप बिल्कुल। अब आगे क्लियर करते हैं। इंडेफिनिट का दूसरा टॉपिक जो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले तो उसकी क्रिया यूज़ करना यानी मेन वर्ब यूज़ करना, ये सब सीख लेते हैं। उससे पहले पास्ट इंडेफिनिट के बारे में यहाँ ढंग से समझ लीजिएगा। पहले पास्ट इंडेफिनिट कोई भी टेंस की वर्ब फिलिंग करने से पहले उस टेंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में वही बीते हुए समय में अनिश्चितता, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन अनिश्चितता होती है, यानी बीते हुए समय में अनिश्चितता होती है। यहाँ पहचान जनरली ता था, ती थी, ते थे, या, ये इस प्रकार की पहचान आती है। लेकिन यदि वाक्य के अंत में जो अंतिम अक्षर है उसमें आ का डंडा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, यदि ये पहचान आपको मिलती है तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट में के नियम से बनाना है। इस प्रकार की पहचान करने के बाद में जो इसमें मेन वर्ब यूज होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ये अफर्मेटिव में होती है। और अफर्मेटिव में यूज होती है यानी विदाउट डिड, जब डिड का यूज ना कर रहे हो आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जब आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो आपकी यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डिड के साथ, जब डिड यूज कर रहे हो आप। और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आपकी इसमें डिड। डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डिड का यूज अधिकांश नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में करते हैं। लेकिन वाक्य में यदि बाध्यता आती है, कोई प्रेशर है, कोई मजबूरी है, तो डिड का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में भी किया जा सकता है। जैसे वह खाता तो था, मैं पढ़ता तो था, इस प्रकार से वह वहाँ अवश्य जाता था। इस प्रकार के वाक्य में डिड का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्य में भी होता है इसमें। तो ये मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में ढंग से समझा दिया, समझ गए होंगे आप। अब इसके बारे में जो हमने यूज़ किया है, जैसे इसके जो एडवर्ब आते हैं वो यस्टरडे, यस्टरडे यूज होता है इसमें। बीते समय का प्रीवियस, प्रीवियस के साथ में डे, मंथ, ईयर, यानी जो भी शब्द, वीक और घंटा, इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक शब्द आता है इसमें, एक एडवर्ब यूज होता है एगो। एगो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट का ध्यान रखना कि इसमें एगो यूज होता है। उसके बाद में लास्ट, लास्ट के साथ में डे, ईयर, मंथ और इस प्रकार के सारे जितने भी आपके एडवर्ब टाइम है सब यूज हो सकते हैं जो पास्ट में आते हैं। ये एडवर्ब यदि हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करना इस नियम के अनुसार। मैं कुछ एग्जाम्पल देके इनको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल से ढंग से ध्यान से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, दे ए मैच यस्टरडे।
एडवर्ब क्लियर हो गया, यस्टरडे है, क्रिया दे दी उन्होंने ब्रैकेट में प्ले, सेकंड फॉर्म यूज़ करना है PLAYED। सेकंड एग्जाम्पल इसमें यूज़ करेंगे आप, ही हियर फॉर ईयर्स एगो, इसमें कम क्रिया है, एगो का यूज़ किया, केम सेकेंड फॉर्म। तीसरा इसमें एक कंडीशनल सेंटेंस आता है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या आता है, इसमें भी ऐसी शर्त जो कभी पूरी ना हो, उसकी संभावना हो सकती है। इफ़ आई डैश डैश ए बर्ड, कॉम आएगा यहाँ पे, आई वुड फ्लाई। कंडीशनल, ऐसी कंडीशन जो पूरी होने की संभावना ना हो। इसमें बी आपको क्रिया दी है, बी क्रिया के अंडर में इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, बी के अंडर में आते हैं सब। और जब आप संभावना के रूप में बात कर रहे हो, जब भी काल्पनिक या काश होने की बात करते हो, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ में वर का यूज़ ही करेंगे ऑलवेज। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट जो है ना इसमें करते हैं, यहाँ वर का यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट है आपका एक एग्जाम्पल और, आई टू स्पीक इंग्लिश इन 1990, यानी सन है कोई, बिल्कुल क्लियर सन दिया हुआ है, लर्न आपकी क्रिया दी, इसमें सेकेंड फॉर्म आ जाएगी LEARNT, लर्नट होती है सेकेंड फॉर्म इसकी। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आपने नॉलेज ले ली होगी। सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसमें आपके एडवर्ब का ध्यान करके करेंगे, जो मैंने एडवर्ब आपको बताया है। कंडीशनल सेंटेंस भी आ जाता है, तो कंडीशनल सेंटेंस का ध्यान रखेंगे, तब भी आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके बाद में आपका तीसरा इंडेफिनिट आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के एडवर्ब के बारे में बताने से पहले मैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे यूज़ करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, भविष्य के बारे में, भविष्य सेंटेंस होता है, भविष्य में अनिश्चितता पाई जाती है। पहचान आपकी इसमें गागी गे आप पढ़ते हैं, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है विल या शैल का यूज़ करते हैं, विल या शैल का यूज़ आप करते हैं। अच्छा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आई और वी हो तो उनके साथ में शैल का यूज़ किया जाता है। आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ में, बाकी सबके साथ विल का यूज़ होता है। लेकिन यदि वाक्य में धमकी है, यानी थ्रेट है कोई, या कोई आपके साथ में शपथ की बात कर रहे हैं, कसम दिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये नियम चेंज हो जाता है, आई वी के साथ में विल आ जाता है और बाकी सबके साथ में शैल का यूज़ करते हैं। ऐसे मेन वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़, यानी मूल रूप का, क्रिया की मूल रूप का प्रयोग इसमें किया जाता है। कुछ इसके बारे में यदि बात करें तो यदि इसमें आपके एडवर्ब आते हैं नेक्स्ट, आफ्टर और टुमारो, वेल नोन एडवर्ब है टुमारो, इसमें नेक्स्ट और टुमारो। इस प्रकार से यदि आपके एडवर्ब यूज़ होते हैं तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य को बना रहे होते हैं, उसी की वर्ब को फिल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसके, ध्यान से बहुत। यू विल ए लेटर टुमारो, क्लियर हो गया इससे, तो ये है ना। यू विल राइट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि तू आ जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा हेरफेर वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे आप। आई सेकंड माई लेसन नेक्स्ट मॉर्निंग, लर्न, लर्न आपकी क्रिया है इसमें, तो आई शैल लर्न,
अच्छा, जब तक नहीं पता आपको बाध्यता है या कसम या शपथ इस प्रकार की कोई बात है या सॉरी, तो इस प्रकार से यदि बाध्यता नहीं है तो आई के साथ में वी के साथ में शैल का यूज ही करेंगे। एक एग्जाम्पल और इसके साथ में, ही टू यू आफ्टर दिस वीक। कम, क्रिया देवी है इसमें, तो ही विल कम। किससे? आफ्टर दिस वीक। इससे क्लियर हो जाता है आपको एडवर्ब से कि वो वाक्य फ्यूचर डेफिनेटिव बनना है। एक एग्जाम्पल और इसमें, ही ब्लैंक स्पेस आता है जिसमें आपको क्रिया को पढ़ना है, दिस लेसन टुमारो। क्रिया दी है इसमें लर्न, अर्थात सेंटेंस में वही कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आनी है, ही के साथ में विल का प्रयोग और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। इस प्रकार से आपने आज मेरे साथ इंडेफिनिट तीनों टेंसों में यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पहले उनकी डिटेलिंग पढ़ी, उसके बाद में उन क्रिया को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को किस प्रकार से आपने फिल किया। मुझे उम्मीद है आपने बहुत ध्यान से समझा होगा। धन्यवाद।